हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज अपने पढ़ने जा रहे हैं सोइल टेक्सचर के बारे में, मृदा कणाकार के बारे में। हालांकि 2-3 दिन से क्लास नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मैंने क्या है, जो जाड़ होती है उसकी आरसी टिक रही हुई है, ठीक है, तो वो दर्द करने लगी, तो उस कारण मैं क्लास नहीं ले पाया था। लेकिन अब ठीक है, तो आज अपने क्लास लेंगे। और पिछली क्लास जो थी वो सोइल सेपरेट के बारे में थी, और उसके बाद में अपनों ने एग्रीकल्चर ऑफिसर के रिक्वायरमेंट पे जो है वीडियो देखी थी, ठीक है। तो अपने क्या है, आज सोइल टेक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक था इसके अंदर दो चीज़ें थी, एक आपके सोइल सेपरेट और एक सोइल टेक्सचर, यानी मृदा वर्ग कण और मृदा कणाकार के बारे में पूछा हुआ था। तो मृदा वर्ग कण के बारे में अपनों ने पढ़ लिया है, सोइल सेपरेट के बारे में, सोइल टेक्सचर के बारे में अपने इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सोइल टेक्सचर। ठीक है, मृदा कणाकार। मेरी क्लास में कोई भी आपको डाउट रह रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, आपके हर एक डाउट को कवर किया जाएगा, ठीक है। मेरी तरफ से मैं जो है आपका इस लेवल से पढ़ा रहा हूँ कि आपके कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब मृदा कणाकार या सोइल टेक्सचर क्या होता है? सोइल टेक्सचर क्या होता है, पहले इंग्लिश में डेफिनेशन देखिए। रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड सोइल टेक्सचर, ठीक है। सोइल टेक्सचर की डेफिनेशन क्या होगी, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में बताऊंगा डेफिनेशन, दोनों भाषा के अंदर अपने क्लास लेंगे। तो सोइल टेक्सचर की डेफिनेशन क्या बनती है, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड सोइल टेक्सचर, ठीक है। अब देखो, सैंड, सिल्ट, क्ले की जगह आप सोइल सेपरेट भी लिख सकते हो, क्योंकि अपनों ने सोइल सेपरेट के अंदर किसके बारे में पढ़ा था, सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स जो थे, जो आपके बालू हो गए, ठीक है, और क्ले होगी, सिल्ट होगी, इनके कणों के बारे में अपनों ने पढ़ा था कि इनका साइज कितना होता है। तो अपने ये भी लिख सकते हैं सोइल सेपरेट, ठीक है। रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सोइल सेपरेट इज नोन एज सोइल टेक्सचर। तो ये दो डेफिनेशन बनती है, आपको जो अच्छे लगे वो आप लिख सकते हो। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, मृदा के बालू, सिल्ट और क्ले के सापेक्ष अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं, ठीक है। मृदा के बालू, सिल्ट और क्ले के सापेक्ष अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं, ठीक है। ये होगी इसकी डेफिनेशन। इसके बाद में क्या है, जो सोइल टेक्सचर होता है ये सोइल की एक परमानेंट प्रॉपर्टी होती है, एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले समझ सकते हैं कि मृदा का स्थायी गुण होता है, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टी मतलब स्थायी गुण होता है, कौन, मृदा कणाकार, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले पॉइंट बना के लिख लेना, मृदा कणाकार मृदा का स्थायी गुण होता है। सोइल टेक्सचर इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सोइल। इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इट कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। तो जो सोइल टेक्सचर होता है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते अपने, ठीक है। ऐसे नहीं है कि कहीं से मिट्टी लेके आए उसमें डाल दी वो चेंज हो गया। सोइल टेक्सचर कभी भी चेंज नहीं होता है। आपके वन लाइनर जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर पूछा भी जा सकता है कि बेसिक जो आपकी परमानेंट प्रॉपर्टी होती है, जो मृदा का स्थायी गुण होता है वो कौन सा होता है, तो वो कौन सा बता सकते हो आप, सोइल टेक्सचर होता है, ठीक है। समझ आ गया। इसके बाद में अपने बात करते हैं जो आपका क्लासिफिकेशन है सोइल टेक्सचर का, ठीक है। तो वो जनरली 4 टाइप का होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल टेक्सचर, ठीक है। मृदा कणाकार का वर्गीकरण, हिंदी मीडियम वाले लिख लेना, मृदा कणाकार का वर्गीकरण। क्लास इतनी तो इंग्लिश आती होगी है ना यार, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल टेक्सचर की बात करते हैं अपने। तो जनरली इसका 4 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। कई जो बुक्स है उसके अंदर 3 टाइप का भी दिया होता है, 3 टाइप का भी दिया होता है, लेकिन अपने जो है 4 प्रकार का इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा होता है, पहले आ जाती है सैंड सॉइल, बालू मृदा, फिर आ जाती है आपकी लोम सॉइल,
दोमट मृदा। थर्ड आता है इसके अंदर सिल्ट सॉइल, सिल्ट को सिल्ट मृदा ही लिख लो, वैसे इसको गादिए ऐसा से एक शब्द आता है, सिल्टी को बोलते हैं वो, ठीक है। फिर आती है आपकी क्ले सॉइल, क्ले मृदा या मृतिका भी इसको बोला जाता है ना। अब देखिए इसके अंदर आपको याद क्या रखना होता है, जो सॉइल टेक्सचर का क्लासिफिकेशन है मैंने अभी बताया था, जनरली कितने टाइप का है, 4 प्रकार का है, 4 टाइप्स का है, सैंड सॉइल, लोम सॉइल, सिल्ट सॉइल और जो आपकी क्ले सॉइल होगी, ये 4 टाइप का होता है। इनके अंदर आपको क्या याद रखना होता है, जो सैंड सॉइल है इसके अंदर सैंड जो है यानी जो बालू होती है वो कितने % होती है, जो इसके अंदर क्ले होती है, मृतिका होती है वो कितने % होती हैं, इससे लोम के अंदर क्या क्या होता है, सिल्ट के अंदर क्या कितने % होता है। जैसा कि आपने यदि मेरी IBPS AFO के जो इस साल जो क्वेश्चन आए थे उसकी क्लास देखी है तो उसके अंदर ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, ठीक है ना, शायद इसी साल था ना, हाँ इसी साल नहीं है, पिछले साल वाली क्लास के अंदर है, जिसके अंदर मैंने जो लगभग 60 क्वेश्चन जो है डाले हुए हैं, 60 क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले 5 सालों के अंदर IBPS ने जितने भी सोर्स साइंस के क्वेश्चन पूछे हुए वो सारे के सारे उसके अंदर आपको मिलेंगे, तो एक बार उनको चेक कर लीजिएगा आप। तो उनके अंदर भी इसी टाइप से यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आपके भी थ्योरी क्लास के अंदर 1 नंबर में आ सकते हैं। तो देखिए जो बालू मृदा होती है, सैंड सॉइल होती है, इसमें बात करें अमाउंट ऑफ सैंड, ठीक है, जो बालू की मात्रा होती है वो कितनी होती है, तो इसके अंदर होती है 80% से ज़्यादा, कई बुक्स में मोर देन 75% भी लिखा जाता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बालू मृदा के अंदर बालू की मात्रा कितनी होती है, 80% से ज़्यादा, ठीक है, या कई बुक्स के अंदर 75% से भी ज़्यादा लिखा हुआ होता है, ठीक है। क्योंकि आप 75% से ज़्यादा याद रखिए, यदि ऑप्शन में आ जाता है आपके 80% तो भी आंसर होएगा, और मोर देन 75% आ जाता है 75% से ज़्यादा तो वो भी आप आंसर टिक करके आओगे, ठीक है। अब ये तो होगी इसके अंदर बालू की मात्रा। अब वहीं पे इसके अंदर क्ले देखें, क्ले कितना % होता है, ठीक है। तो जो सैंड सॉइल होती है इसके अंदर क्ले होता है लेस देन 15%, 15% से जो कम है क्ले की मात्रा होती है। तो ज़्यादातर जो है क्ले से क्वेश्चन आता है कि बालू मृदा के अंदर क्ले की मात्रा कितनी होती है, तो 15% से कम होती है, समझ आ गया। ये है आपकी बालू मृदा। उसके बाद में आती है दोमट मृदा, लोम सॉइल, ठीक है। लोम सॉइल जो है इसके अंदर क्या कुछ होता है, तो एक तो चीज़ याद रखिएगा, ये एग्रीकल्चर जो है उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है सबसे अच्छी मृदा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए कौन सी होती है, तो दोमट मृदा होती है, लोम सॉइल होती है, ठीक है। इसके अंदर क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर सैंड भी होती है, सिल्ट भी होती है और क्ले भी होती है, तीनों ही चीज़ का मिश्रण होता है। तो इसके अंदर क्या लिखते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। मतलब बालू, सिल्ट और क्ले की समान मात्रा होती है, ठीक है। अब ऐसे बोला जाता है कि इक्वल प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, लेकिन इक्वल नहीं होता, ठीक है। जो अपने थ्योरी के अंदर लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसके अंदर देखा जाए तो जो सैंड होती है वो लगभग 40% होती है, सिल्ट भी 40% होती है और क्ले जो होती है वो 20% होती है। तो थ्योरी के अंदर यही चीज़ लिखी जाती है कि इक्वल प्रोपोर्शन होता है, लेकिन होता कितना है, 40, 40 और 20, यानी जो बालू होती है वो आपकी 40%, सिल्ट भी 40 और जो आपकी क्ले होती है वो 20% होती है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए बेस्ट सॉइल कौन सी है, सबसे अच्छी मृदा कौन सी है, तो आपकी लोम सॉइल है, दोमट मृदा है, समझ आ गया। इसके बाद में बात करते हैं अपने सिल्ट सॉइल की। तो सिल्ट के अंदर सिल्ट कितना होता है, तो ये होता है आपका 80% से ज़्यादा, ठीक है। सिल्ट की मात्रा कितनी होती है, 80% से ज़्यादा होती है, और जो आपकी क्ले की मात्रा होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 12% से कम होती है, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, सिल्ट सॉइल के अंदर सिल्ट की मात्रा 80% से ज़्यादा और क्ले की मात्रा 12% से कम, ठीक है। उसके बाद में क्ले सॉइल की बात करें तो क्ले जो सॉइल है, क्ले मृदा है, उसके अंदर क्ले की मात्रा कितनी होती है, तो याद रखिएगा मोर देन 35%, ठीक है,
जो क्ले की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 35% से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मृदा कणाकार का वर्गीकरण। ठीक है, 4 प्रकार का है, बालू मृदा, सिल्ट मृदा, दोमट मृदा और क्ले मृदा। सैंड सॉइल, लोम सॉइल, सिल्ट सॉइल, क्ले सॉइल। ठीक है, सैंड सॉइल के अंदर सैंड की मात्रा कितनी होती है, 80% से ज़्यादा होती है। क्ले कितना होता है, 15% से कम होता है। जो आपकी लोम सॉइल है उसके अंदर इक्वल प्रोपोर्शन होता है, लेकिन देखा जाए तो कितना होता है, सैंड 40%, सिल्ट 40% और क्ले लगभग 20% के करीब होती है। उसके बाद में अपने सिल्ट सॉइल की बात करें तो सिल्ट सॉइल के अंदर कितना होता है, सिल्ट सॉइल के अंदर सिल्ट की मात्रा है वो 80% से ज़्यादा और क्ले कितना होता है, 12% से कम होता है। वहीं क्ले सॉइल की बात करें तो क्ले सॉइल के अंदर क्ले कंटेंट कितना होता है, मोर देन 35%, 35% से ज़्यादा क्ले की मात्रा होती है। ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब आता है इसका एक पॉइंट और आता है, इसके क्लास यानी वर्ग, मृदा कणाकार के वर्ग। ठीक है, तो उनके बारे में मैं आपको जो जितने भी होते हैं उनके नाम नहीं लिखाऊंगा क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं होते, बस आपको वहाँ पे क्या चीज़ याद रखनी होती है वो चीज़ बताऊंगा मैं, तो उस चीज़ को आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। देखिए, जब अपने बात करते हैं टेक्सचरल क्लासेस के बारे में, ठीक है, जो आपके वर्ग होते हैं मृदा कणाकार वर्ग जो है वो कितने हैं आपके, टोटल 12 है। 12 टेक्सचरल क्लासेज होते हैं। बस आपको याद, देखो अब 12 के नाम नहीं लिखाऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, जो आपका सॉइल सेपरेट वाला क्लासिफिकेशन था ना USDA, तो उसके अंदर भी आपको सैंड के अलग अलग नाम याद रखने थे, यहाँ पे भी अलग अलग हो जाएंगे। क्योंकि देखो अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप याद भी रख सकते हो, फिर उसके बाद में आपको उदाहरण से बताता हूँ मैं। देखो टोटल कितने हैं, 12 क्लासेज हैं। अब ये 12 नाम याद रखने होंगे तो उसके अंदर कन्फ्यूज होगी अपने को मृदा वर्ग कण वाले में यानी सॉइल सेपरेट वाले में। ठीक है, तो आपको बस इतना से याद रखना है कि कौन सा आपका टेक्सचरल क्लास है और कौन सा नहीं है। तो जो भी आपके सामने शब्द लिखा हो उसके लास्ट में यदि वाई लगा हुआ है तो वो टेक्सचरल क्लास नहीं होगा। अच्छे तरीके से याद रख लेना, जिसके लास्ट के अंदर वाई लगा हुआ है वो टेक्सचरल क्लास नहीं होएगा। सिर्फ किस चीज़ को ध्यान रखना है कि जिस शब्द के लास्ट में वाई होता है, अब जैसे कोई बोल दे, जैसे मेरा नाम मुकेश है, अब कोई बोल दे कि जो है किसी के लास्ट में एच नहीं लगा होना चाहिए, वो नाम जो है इसके अंदर आएगा। ठीक है, लेकिन रियलिटी में किसी नाम के आगे जो एच है वो तो रहेगा रहेगा। अब मुकेश है तो लास्ट में एच आता ही है। वही चीज़ है कि मान लो अब जो कले लिखते हैं, अब उसको ऐसे तो लिखने से रहे, कले तो ऐसे रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा, कंफ्यूज मत होना। अब कले के तो शब्द के अंदर ही वाई लगा हुआ है, लेकिन अपने सैंड को कैसे लिखते हैं, ऐसे SAND ऐसे लिखते हैं ना। अब यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं SANDY, तो ये जो है अपना टेक्सचरल क्लास नहीं होगा। इसके लास्ट में क्या आ गया, वाई आ गया। इसके नाम में नहीं था, इसके अपनों ने लगाया है, यहाँ पे इसके नाम में वाई था। समझ आ गई चीज़ क्या चीज़ होती है। तो याद रख लेना कि जिसके लास्ट में वाई आता है वो टेक्सचरल क्लास नहीं होता। ठीक है, और ये टेक्सचरल क्लास इसका होगा। समझ आएगी कहानी। अब देखो इसके जो टेक्सचरल क्लास हैं वो 12 हैं, जैसे आपके सिल्ट, लोम हो गया। अब एक चीज़ और याद रख लेना अच्छे तरीके से, वाई वाले में कंफ्यूज बहुत होगे, लेकिन एक बार दिमाग में बैठ गया ना सेट तो आप कभी नहीं बोलोगे। मैंने बोला लास्ट में जो है वाई न आए, ठीक है, लेकिन बीच के अंदर वाई आ सकता है। ठीक है, लास्ट में नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा सिल्ट लोम, तो ये अपना टेक्सचरल क्लास है। मैंने लिखा सैंडी, तो ये टेक्सचरल क्लास नहीं है क्योंकि लास्ट में क्या आ गया, वाई आ गया। मैंने लिखा सैंडी लोम, तो ये टेक्सचरल क्लास है। अच्छे से समझ लेना इस कंसेप्ट को, कभी नहीं भूलोगे। सिल्ट लोम लिखा हुआ था ये टेक्सचरल क्लास था, सैंडी लिखा हुआ था ये टेक्सचरल क्लास नहीं था, सैंडी लोम लिखा हुआ था ये टेक्सचरल क्लास था। ये क्यों हुआ, इसके लास्ट में वाई नहीं है ना, तो ये टेक्सचरल क्लास है। इसके लास्ट में क्या है, वाई है, तो टेक्सचरल क्लास नहीं होगा। और इसके लास्ट में वाई है क्या, नहीं है ना, तो ये आपका टेक्सचरल क्लास होगा। बीच में है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लास्ट में नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट समझ है। जैसे आपका सिल्टी क्ले लिखा हुआ, तो ये टेक्सचरल क्लास है या नहीं, ये होगा, क्योंकि क्ले के लास्ट में तो होता ही है। जो आपका इसका
वर्ड है, स्पेलिंग है, उसके अंदर वाई लगा हुआ होता है। समझ आ गया अच्छे से। तो ये इसके 12 टेक्सचुरल क्लासेज है। इसके बाद में आता है डिटर्मिनेशन। ठीक है, विमर्दा कणाकार जो है उसका निर्धारण कैसे करते हैं, तो उसको अच्छे से समझते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ सोइल टेक्सचर। ठीक है, मृदा कणाकार का निर्धारण करना। ठीक है, इसके जो है दो विधियां हैं। ठीक है, दो मेथड है। एक आता है आपका फील्ड मेथड, ठीक है, एक होता है आपका मैकेनिकल एनालिसिस। ठीक है, यानी यांत्रिक विश्लेषण। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, वीडियो को चेक कर लेते हैं अपने, सही चल रही है क्या, क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, सही है। अब देखो, जो आपका फील्ड मेथड हो गया और मैकेनिकल, एक सेकेंड, थोड़ा सा आज ब्लैकपन आ रहा है ना, इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी मेरे को लगता है। चलो देखी जाएगी। देखिए, एक होता है आपका फील्ड मेथड, एक होता है मैकेनिकल एनालिसिस। ठीक है, अब जो फील्ड मेथड होता है, इसके अंदर क्या है, फील करना होता है, अपने को आभास देखना होता है कि इसका कैसा है। जैसे मान लो आप ग्रिट को उठाओगे, ठीक है, तो ग्रिट अपने हाथों में चुभेगी ना, ठीक है, तो ग्रिटी भी होता है। पाउडर को उठाते हैं तो पाउडर कैसा लगता है, ठीक है, किसी मृदा के अंदर पानी मिला देते हैं तो कैसा होता है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी होगी। तो जो आपका फील्ड मेथड है, इसके अंदर क्या होता है, सैंड, सिल्ट और क्ले। अब बार बार हिंदी में नहीं नाम लिख रहा हूँ, आपको बता दिया मैंने एक बार हिंदी में नाम, ठीक है, भी क्या बोलते हैं तो आपके दिमाग में होएगा। अब जो सैंड होती है, इसका आभास अपने को कैसा होता है, तो इसका होता है ग्रिटी। मतलब जो ग्रिट होती है उसके समान यदि कोई कण लग रहे हैं अपने को, तो वो कौन सी होगी, आपकी सैंड होगी। अपने निर्धारण कर रहे हैं भी कौन सा आपका बालू है, कौन सा आपका सिल्ट है, कौन सा आपका क्ले है। ठीक है, तो अपने किसी सोइल को उठाया, आप मृदा को उठाया, यदि उसको ऐसे फील कर रहे हैं और अपने को ग्रिट जैसा लग रहा है, मतलब बड़े कण दिखाई दे रहे हैं, ग्रिटी टाइप का है, तो वो आपकी होगी सैंड। यदि वो है टाल्कम पाउडर के लाइक, ठीक है, मतलब टाल्कम पाउडर की तरह यदि लग रही है तो वो आपकी होगी सिल्ट। और यदि आप उसके सोइल के, कोई सोइल है उसके अंदर पानी डाला हुआ है, मॉइस्ट सोइल है, तो ठीक है, और वो क्ले सोइल है, तो वो आपको कैसे लगेगी, चिपचिपी लगेगी, ठीक है, स्टिकी हो जाएगी। तो याद रखना है, जो सैंड होती है वो कैसी होती है, ग्रिटी होती है। सिल्ट कैसी होती है, टाल्कम पाउडर की तरह होती है। और जो क्ले होती है, यदि उसके अंदर नमी आ जाएगी तो वो चिपचिपी लगेगी, स्टिकी होती है। तो ये हो गया आपके फील्ड मेथड सैंड, सिल्ट, क्ले के। ठीक है, सैंड जो है वो ग्रिटी लगती है, जो आपकी सिल्ट होती है वो टाल्कम पाउडर की तरह लगती है, और जो क्ले होती है वो स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, जब वो मॉइस्ट हो जाती है, नमी उसके अंदर आ जाती है। मैकेनिकल एनालिसिस की बात करें, ठीक है, तो मैकेनिकल एनालिसिस यानी यांत्रिक विश्लेषण में क्या होता है, दो मेथड आते हैं इसके अलग से। ठीक है, पहला इसकी विधि आती है, ऊपर ही लिख लेते हैं अपने, याद रख लेना, इसी के अंदर है यांत्रिक विश्लेषण में। ठीक है, मैकेनिकल एनालिसिस के अंदर दो आते हैं। एक होता है आपका इंटरनेशनल पिपेट मेथड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पिपेट विधि, इंटरनेशनल पिपेट मेथड, और एक होता है आपका बायोकोस हाइड्रोमीटर मेथड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इस पे होता है ना,
अंतर्राष्ट्रीय पिपेट विधि और बायोकोस हाइड्रोमीटर, इसको बोलते हैं बायोकोस हाइड्रोमीटर विधि। ठीक है, तो याद रख लेना अंतरराष्ट्रीय शायद ऐसे लिखा जाता है ना। ठीक है, तो इंटरनेशनल पिपेट मेथड अंतरराष्ट्रीय पिपेट विधि और बायोकोस हाइड्रोमीटर मेथड यानी बायोकोस हाइड्रो, हिंदी में बायोकोस हाइड्रोमीटर मेथड जो है विधि बोला जाता है। अब इसके अंदर याद क्या रखना होता है, ये है अपने क्या लिखा है मैंने, निर्धारण करना किसका, मृदा कणाकार का। ठीक है, तो जो आपका इंटरनेशनल पिपेट मेथड है, तो इन दोनों के अंदर एक तो आपको इसका प्रिंसिपल याद रहना चाहिए, सिद्धांत इसका क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल जो है वो क्या है, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो जो अंतरराष्ट्रीय पिपेट विधि है इसका सिद्धांत क्या होता है, सेडिमेंटेशन का होता है। किसका होता है, सेडिमेंटेशन का होता है। ठीक है, अब सेडिमेंट अपन ने एक जगह और पढ़ा था चट्टान वाले चैप्टर के अंदर, है ना, उसके अंदर सेडिमेंटेशन को क्या बोला जाता है, जो आपका सेडिमेंट डिपोजिशन हुआ था मतलब तलछट जमाव। तो क्या हुआ था, चट्टानों से उसकी वेदरिंग हुई, अपक्षय हुआ, तो छोटे छोटे कण आके क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पे आके बन गए, उससे एक चट्टान बन गई जिसको अपनों ने जो है सेडिमेंट्री रॉक बोला था। ठीक है ना, अब सादी चट्टान बोला था। इसी के अंदर वही चीज़ है कि अपने क्या करेंगे, मिट्टी का एक घोल बनाएंगे। ठीक है, और उस घोल को पिपेट के अंदर लेके उसको छोड़ देंगे। तो अब क्या होएगा कि जो छोटे कण थे वो क्या होंगे, धीरे धीरे बैठेंगे ना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि पहले क्या होंगे, बड़े कण आ जाएंगे आपके। ठीक है, फिर छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे। ठीक है, तो इस प्रकार होता है। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, तलछट मतलब नीचे जाके जमा होना। तो यहाँ पे क्या होएगा, आपके पहले बड़े कण आएंगे क्योंकि बड़े कण जल्दी नीचे आ जाएंगे। ठीक है, फिर छोटे, फिर उससे छोटे, उससे छोटे। मतलब अपने को क्या है कि जो अपनों ने पिपेट लिया हुआ है उसके अंदर ऊपर ऊपर पानी रह जाएगा, नीचे क्या है अपने को पता रह जाएगा ये बड़े कण है, मतलब ये सैंड है, उसके ऊपर ये सिल्ट है, ये उससे ऊपर क्ले है। तो ठीक है, सबसे कम पार्टिकल साइज किसका होता है, तो क्ले का होता है, 0.002 से कम। ठीक है, तो ये होता है इसका सिद्धांत सेडिमेंटेशन का, समझ आ गया। अब इसके अंदर क्या होती है, इसकी जो शुद्धता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है अंतर्राष्ट्रीय पिपेट विधि की। ठीक है, और इसके अंदर क्या याद रखना है आपको, इसके अंदर बस इसका प्रिंसिपल सेडिमेंटेशन होता है। ठीक है, इसकी शुद्धता ज़्यादा होती है, बस इसकी एक ही हानि है, सीमा हैदर नहीं सीमा। ठीक है, मतलब जो कमी होती है वो क्या है इसकी, ये है कि इसके अंदर टाइम सबसे ज़्यादा लगता है और लेबर भी ज़्यादा लगती है। ठीक है, बस ये याद रखना है कि जो समय है वो क्या लगता है, ज़्यादा लगती है, जो लेबर होती है वो भी इसके अंदर ज़्यादा लगती है, क्योंकि पहले घोल बनाएंगे फिर उसको देखेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर टाइम लगता है, तो समय भी ज़्यादा लगता है, लेबर भी ज़्यादा लगती है। वहीं पे अपने बायोकोस हाइड्रोमीटर मेथड की बात करें तो इसका सिद्धांत क्या है, डेंसिटी रेड्यूस विद टाइम। ठीक है, मतलब समय के साथ साथ जो डेंसिटी यानी घनत्व है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, समय के साथ घनत्व क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब देखिए जो बायोकोस हाइड्रोमीटर था डेंसिटी रेड्यूस विद टाइम, इसके अंदर क्या होती है, जो इसकी शुद्धता होती है ना वो लेस होती है यानी कम होती है, इसकी शुद्धता ज़्यादा थी, इसकी शुद्धता क्या होती है, कम होती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो टाइम होता है और जो लेबर होती है वो क्या होती है, कम लगती है। ठीक है, इसके अंदर टाइम भी ज़्यादा लग रहा था और लेबर भी ज़्यादा चाहिए थी, लेकिन इसके अंदर क्या है, टाइम भी और लेबर दोनों ही क्या है, कम चाहिए होती है, बस इसकी एक्यूरेसी कम होती है। इसके अंदर क्या है, रीडिंग ली जाती है, तो वो रीडिंग कब कब लेते हैं वो भी आपको याद रहनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या है, 2-2 घंटे के अंतराल पे 4 बार टाइम जो है रीडिंग ली जाती है, 4 टाइम्स एंड 2 आवर। ठीक है, 2-2 घंटे के अंतराल पर 4 जो है इसकी रीडिंग ली जाती है। तो ये हो गया आपका मृदा कणाकार का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल टेक्सचर, समझ आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट अपने करते हैं, पहले मैं टाइम देख लेता हूँ, और आज क्या है मैं थोड़ा सा
लेट हो गया था तो शेडो नहीं आने लगी वो उसकी, शेडो क्या, लाइट, ठीक है ना, सामने सूरज निकल रहा है ना, आने लगी जी। क्योंकि क्या है, सूरज से इधर से निकल रहा है और सामने क्या है, शीशा लगा हुआ है सामने वाले जो घर है, तो उस पर उसके लाइट पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे आता है, ठीक है। तो उस कारण क्या है, थोड़ी सी लाइट आने लगी है। तो इसके अंदर सिर्फ अपना रह गया स्टोक्स लॉ, ठीक है। स्टोक्स लॉ को अपने क्या है, कल की क्लास में स्पेशल स्टोक्स लॉ पे रख दूंगा। उसके अंदर अपने स्टोक्स जो लॉ है, इसका स्टोक्स नियम जो है उसको पढ़ेंगे, जहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, उसको अपने बहुत ही सरल भाषा के अंदर समझेंगे कि स्टोक्स नियम क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले के अंदर जो अलग अलग शब्द हैं उनका हिंदी में अर्थ क्या होता है, इसके हिंदी में परिभाषा आ जाए तो क्या होगा, किसके लिए यूज होता है। तो यूज़ तो पहले बता देता हूँ कि जो आपका टेक्सचर एनालिसिस होता है, ठीक है, इसके लिए यूज करते हैं मृदा कणाकार विश्लेषण के लिए, ठीक है। जो इसका फॉर्मूला होगा उसके अंदर मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो एग्जाम के अंदर 1 नंबर में ये भी पूछा जाता है कि जो स्टोक्स नियम है उसका यूज कहाँ पर होता है, तो मृदा कणाकार के जो विश्लेषण है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी अच्छी रखिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यदि आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके ज़रूर देखिएगा।